नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया है इन मणिपुर। एक 60 साल पुराना मिलिटेंट ग्रुप है यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। इस ग्रुप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन किया है, जिसके तहत ये ग्रुप अब इंसर्जेंसी को त्याग कर मैन स्ट्रीम से जुड़ेगा। अर्थात ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर फंक्शन करेंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू अपनी डिमांड्स को पूरा करेंगे। तो चलिए आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मणिपुर में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मणिपुर में इंसर्जेंसी को समझने की कोशिश करेंगे और इस इंसर्जेंसी का कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द इंसर्जेंसी इन मणिपुर। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, भारत सरकार ने कौन कौन से प्लान्स एंड प्रोग्राम चलाए हैं उग्रवाद को खत्म करने के लिए। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द पोटेंशियल्स। तो इन सब बातों के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। न्यूज ये आप देख पाओगे, सेंटर एंड मणिपुर साइंस पीस एग्रीमेंट विद यूएनएलएफ। अमित शाह जी ने कहा कि भारत सरकार के लिए ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है, बहुत बड़ी जीत है। मोदी गवर्नमेंट्स relentless effort to establish permanent peace in Northeast have added a new chapter of fulfillment as the UNLF signed a peace agreement टुडे इन न्यू दिल्ली। जैसे ही नई दिल्ली के अंदर पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, इस ग्रुप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के सामने सरेंडर कर दिया और वॉयलेंस एंड इंसर्जेंसी का रास्ता त्याग कर मैन स्ट्रीम में आने का वायदा किया। तो एक भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है कि इतना बड़ा ग्रुप जो कि मिलिटेंट ग्रुप था एंड यूएपीए के तहत बैन था, अब वो मेन स्ट्रीम से जुड़ना जा रहा है, मुख्य धारा में जुड़ने जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग इंसर्जेंसी इन मणिपुर, ये कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइज ऑफ इंसर्जेंसी इन मणिपुर, हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सो कहा यह जाता है द इमरजेंस ऑफ इंसर्जेंसी इन मणिपुर गो बैक टू 1964, जब एक लिबरेशन फ्रंट का उदय हुआ। यही लिबरेशन फ्रंट जो अभी सरेंडर कर चुका है। सो जब ये उदय हुआ तो इसके उदय के साथ साथ ही उग्रवाद मणिपुर के अंदर बढ़ता चला गया। मैं आपको बताऊं 1980s तक इन्होंने हथियार नहीं उठाए थे। ये निगोशिएशंस एंड डायलॉग के थ्रू ही भारत सरकार से अपनी डिमांड को मांगते थे, अपनी जो डिमांड भारत के सामने रखते थे। लेकिन बेसिकली इसका उदय क्यों हुआ, इनका क्या इंटेंशन था। सो इनकी डिमांड ये थी कि देखिए मणिपुर का जो मर्जर हुआ है विद द यूनियन ऑफ इंडिया, ये फोर्सफुली किया गया है। इन्होंने भारत सरकार को अलेज किया कि आपने फोर्सफुली किंगडम ऑफ मणिपुर को तोड़ के भारत के साथ में मिला लिया है। और दूसरा इन्होंने कहा सरकार ने डिले किया है इन ग्रांटिंग इट फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड। मैं आपको बताऊं 1949 के अंदर किंगडम ऑफ मणिपुर के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया, जिसके तहत मणिपुर को भारत का हिस्सा बनाया गया और अगले 2 साल तक मणिपुर यूटी बना रहा। फिर इसके बाद इसको कमिश्नरी बनाया गया। तो इस तरीके से यूटी एंड कमिश्नरी का खेल चलता रहा। लास्ट में फाइनली 1972 में इसको फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड का दर्जा मिला, जो कि इनकी एक सेपरेट डिमांड भी थी। दूसरा ये ग्रुप कहता था कि हम लोग मणिपुर को एक सेपरेट सोवरन एंड सेकुलर स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं, भारत के साथ हम लोग नहीं रहना चाहते। तो कहीं ना कहीं मणिपुर को तोड़ने का भी ये काम करते थे। मैंने बताया 1980s तक इन्होंने हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन इस टाइम पीरियड तक 1980s 1990s तक बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े मिलिटेंट और इंसर्जेंट ग्रुप मणिपुर के अंदर खड़े हो गए थे, जिनको आउटसाइडर सपोर्ट मिल रहा था। बेसिकली मैं कह सकता हूं चाइना से। चाइना इन ग्रुप्स को फंडिंग प्रोवाइड करता था, वेपनरी एंड फाइनेंशियल एड देता था, ताकि भारत के अंदर उग्रवाद को फैलाया जाए, मणिपुर को तोड़ा जाए और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, उनको तोड़ के भारत से अलग किया जाए। ठीक है, तो जैसे आप देख पाओगे पीपल्स लिबरेशन आर्मी ये भी एक ग्रुप बना जो कि मैती कम्युनिटी से बिलोंग करता है। कहीं ना कहीं इनके नाम से भी पता चल रहा है कि ये चाइना से ही मेल खाते हैं। पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगेल पाक, जो कांगेल पाक है, ये मैं आपको बताऊं मणिपुर में एक टाइम पीरियड पे किंगडम हुआ करता था, जिसके नाम पे इन्होंने अपना संगठन बनाया, कांगेल पाक कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट राज को स्टैब्लिश करना चाहते हैं मणिपुर में और भारत में भी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, उनकी विचारधारा से इनकी विचारधारा मेल खाती है और इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप ये खड़े हो जाते हैं। अब इनको वैली बेस्ड आउटफिट कहा जाता है, जो कि इंडिपेंडेंट मणिपुर की डिमांड करते हैं। अब वैली बेस्ड आउटफिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे मणिपुर का आप देख पा रहे हो मैप, जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वाला पार्ट है वहां पे तो प्लेटू रीजन देखने को मिलेगा और इम्फाल वैली जो कि बीच में है।
राजधानी के आसपास का जो एरिया है वो वैली रीजन है, वहाँ पे घाटियां हैं। लेकिन बाकी 99% जो पार्ट है मणिपुर का, वहाँ पे आपको हिली रीजन देखने को मिलेगा, माउंटेनियस रीजन है। और अलग अलग एथनिक और ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पे निवास करते हैं। लेकिन बीच में जो इम्फाल वाला रीजन है, वहाँ पे मैती कम्युनिटी रहती है, जो कि मणिपुर की 53 से लेकर 54% पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करती है, और एक बड़ा एथनिक ग्रुप वहाँ पे है। तो जो ग्रुप जो इंसर्जेंट ग्रुप मैती कम्युनिटी से निकले, उनको वैली बेस्ड आउटफिट कहा गया। और यूएपीए के तहत फिर भारत सरकार ने इनको बैन किया और मिलिटेंट और इंसर्जेंट ग्रुप करार दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल मैती कम्युनिटी से ही इंसर्जेंट ग्रुप निकले, दूसरे जो कम्युनिटीज है जैसे जैसे कि नागा एंड कुकी, उनसे भी बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े इंसर्जेंट ग्रुप निकले हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, मणिपुर के अंदर बहुत ज्यादा ट्राइबल्स एंड एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से कई सारे ग्रुप्स यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो इनकी अलग डिमांड रहती है, कोई कहता है हमको ओबीसी का जो आरक्षण है वो हो चाहिए, कोई कहता है हमको अलग से ही स्टेट चाहिए, कोई कहता है नागालैंड हमको चाहिए, यानी कि नागा जो पीपल हैं उनके लिए अलग से एक सेपरेट राज्य चाहिए। तो इनकी अलग अलग डिमांड्स हैं, और अलग अलग तरीके से इंसर्जेंट ग्रुप खड़े होते रहे हैं इस पूरे रीजन में। सो नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंसर्जेंसी इन मणिपुर। तो पहला हमने डिस्कस कर लिया, अलेग्ड फोर्स्ड मर्जर। जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने जो इंसर्जेंट ग्रुप है, इन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो मर्जर किया है वो फोर्सफुली किया है, और हम इस चीज को नहीं मानते। सेकंड, ग्रेटर नागालिज्म मूवमेंट। ये 1950s में चला गया एक मूवमेंट है, जो कि मणिपुर के पड़ोसी राज्य नागालैंड में चला था, और इसकी आंच कहीं ना कहीं मणिपुर तक भी आई, क्योंकि इनका कहना था नागा पीपल्स का कि हम एक अलग से नागालैंड की डिमांड करते हैं, अलग से हमको राज्य दिया जाना चाहिए, ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं, जिसमें मणिपुर के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स फॉल करते हैं, राइट। तो इसीलिए मणिपुर के अंदर इंसर्जेंसी को राइज करने में भी इस मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, और एक स्पेशल इन्होंने काउंसिल भी अपनी बना के रखी है, जो कि इस के लिए काम करती है। आई थिंक इन्होंने एक रेफरेंडम भी करवाया था, जिसमें 99% नागा पीपल ने कहा कि हम लोग भारत से अलग होना चाहते हैं, अलग से एक नागालैंड देश ही बनाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, रेफरेंडम को। तीसरी बात करते हैं, मैती वर्सेस अदर ग्रुप्स। अब मैंने बताया, मैती जो ग्रुप है, मैती कम्युनिटी 53 से लेकर 54% जो पॉपुलेशन है मणिपुर की, इसको कंस्टिट्यूट करती है, और एक मैन यहाँ पे कम्युनिटी देखने को मिलती है। इसका जो दूसरे ग्रुप्स हैं जैसे कि नागा एंड कुकीज, पेटी, उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मैती से तो इंसर्जेंट ग्रुप निकले ही निकले, जो दूसरे ग्रुप हैं उनसे भी छोटे छोटे इंसर्जेंट ग्रुप निकलने स्टार्ट हो गए। अगला है नागा वर्सेस कुकी। सो नागा वर्सेस जो कुकी का कन्फ्लिक्ट है वो 1990s में हुआ था, अब भी ये चलता आ रहा है, राइट। तो नागा लोगों से भी एक यहाँ पे ग्रुप्स निकले। इसी तरीके से कुकी जो समुदाय है, उनके भी दो बड़े अम्ब्रेला ग्रुप्स बने, के एन ओ एंड यूपीएफ। आगे इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इन्होंने भी मणिपुर को तोड़ने का काम किया है। एंड इसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है वो 1980s में लागू किया गया था मणिपुर में, ये भी कहीं ना कहीं उग्रवाद को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा हथियार रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो एक्ट है ये हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं विद्रोह देखने को मिला, पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिला मणिपुर के अंदर। आपको आई थिंक याद होगा 2000 के अंदर जो इरोम चानू है, इरोम शर्मिला चानू, इन्होंने आमरण अनशन किया था, यानी कि फास्ट इनटू डेथ, इसी एक्ट को हटाने के लिए, है ना, इसी एक्ट के अगेंस्ट में। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2016 में इन्होंने जो अपना अनशन है वो उसको तोड़ा था, जब सरकार आई थी। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट सरकार ने इसको अनशन को यहाँ पे तोड़वाया था, राइट। फिर इसके बाद है प्राउस बॉर्डर एंड इंटरफेरेंस। तो मणिपुर का एक लॉन्ग बॉर्डर, एक बहुत लंबी सीमा रेखा म्यांमार के साथ में लगती है, और अब म्यांमार आपको पता है बहुत ही इनस्टेबल कंट्री है। तो वहां पे पॉलिटिकल ट्रेमोइल है, सरकार वहां पे है नहीं, है ना। तो तख्ता पलट वहां पे हो चुका है। तो जितने भी ये ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप हैं, ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उनको अटैक करते हैं, और कहाँ पे चले जाते हैं, म्यांमार के अंदर चले जाते हैं, वहां पे शरण ले लेते हैं, आते हैं, अटैक करते हैं, चले जाते हैं। तो इंटरफेरेंस होता है आउटसाइड से, और चाइना से भी इनको सपोर्ट मिलता है, वेपनरी मिलती है, फाइनेंशियल एड मिलता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है, ऐसे कोज हैं, जिनकी वजह से इस पूरे रीजन में उग्रवाद को बढ़ावा मिलता ही जा रहा है। तो क्या
भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्रेस रिपोर्ट भारत सरकार का कुछ इस तरीके से है कि पहला जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो 1997 में हुआ था विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड NSCNIM। ये एक ग्रुप है जो कि नागालैंड काउंसिल करके है, और अलग से सेपरेट जो नागालैंड की डिमांड करते हैं उनके साथ में हमने सीज फायर एग्रीमेंट किया। लेकिन जो पीस टॉक्स हैं वो अभी भी कंटिन्यू हैं, इनके साथ में चल रही हैं 2015 से ही, ठीक है। सेकंड हम बात करें कुकी आउटफिट्स की, जैसे मैंने पीछे बताया आपको, KNO कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड UPF यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, ये दो अम्ब्रेला ग्रुप है कुकी समुदाय के। ये भी डिमांड करते हैं हमारा एक अलग से कुकी लोगों के लिए राज्य होना चाहिए, और हमको जो कि आरक्षण वगैरह मिलना चाहिए, तो इनकी भी अलग से सेपरेट डिमांड रहती है। इनके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मणिपुर ने मिलकर एक ट्राईपार्टाइट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को साइन किया 2008 के अंदर। 22 अगस्त की ये घटना है, ठीक है। इसके बाद से और भी जो छोटे छोटे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे उन्होंने भी इस SOO को साइन किया, दैट इज द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को साइन किया, और मुख्य धारा में जुड़ने का काम किया। हालांकि कंप्लीटली ये मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े हैं अभी तक, इनकी डिमांड्स अभी भी जारी हैं। फिर 2012 के बाद से इस चीज में हमको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है, जब 103 रिबेल्स जो कि बिलोंग करते थे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप से, उन्होंने यहाँ पे सरेंडर कर दिया, भारत सरकार के सामने अपने हथियार डाल दिए और मुख्य धारा में जुड़ गए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, बहुत लंबी चैन है भाई। कई सारे ग्रुप्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत छोटे बड़े, ठीक है। तो इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई सारे ग्रुप्स हैं। आपको मैं बता दूं, मैती समुदाय से बताया जाता है कि 25 हैं, कुकी समुदाय से 8 हैं, नागा समुदाय से 11 हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं, और सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं। लेकिन इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी तब मिली जब 2022 में मणिपुर के अंदर एक नई सरकार आई, यानी कि 2017 से तो वहां पे बीजेपी की सरकार थी, फिर से बीजेपी की सरकार आई। तो 2016 से ही हम कह सकते हैं, 2016 से ही इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा कम हुई है, ठीक है, उसमें डाउन देखने को मिला है। आप देख पाओगे 2023 में 3 जून को ही 140 जो गन्स हैं आर्मी में थे, सॉरी जो इनके इंसर्जेंट थे, उन्होंने सरेंडर किया। इसके बाद 37 रिबेल्स ने भी सरेंडर कर दिया। तो इस तरीके से कई सारी घटनाएं हमको 2021, 22, 23, यानी कि इन पीरियड्स में 2000 आप कह सकते हो कि पिछले 5 सालों में ये काफी खबरें देखने को मिली कि मणिपुर के अंदर इंसर्जेंट जो रिबेल्स हैं वे सरेंडर कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और अब तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि पूरा एक ग्रुप है, पूरा संगठन जिसने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इंसर्जेंसी के ऊपर लगाम जो कि सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। मैं आपको बताऊं, 2022 में जब चुनावी रैली के दौरान अमित शाह मणिपुर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि वी आर रेडी फॉर डायलॉग विद इंसर्जेंसी ग्रुप्स बिकॉज ऑल द प्रॉब्लम्स वेक्सिंग दिस रीजन शुड बी रिजोल्व्ड। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, या फिर कोई दूसरी हो, क्योंकि मैंने बताया अलग अलग ग्रुप्स हैं, सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं। कुछ कहते हैं कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार रोजगार नहीं दे रही, कुछ पॉवर्टी को लेकर खड़े हो गए हैं, कुछ अलग से सेपरेट राज्य की डिमांड करते हैं, हालांकि उसको तो कभी पूरा नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से सरकार कर्ब कर रही है इन इंसर्जेंट्स को, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, अभी भी जो मैन ग्रुप्स हैं मैती समुदाय से रिलेटेड और कुकी समुदाय से रिलेटेड, उनको मुख्य धारा में लाना बाकी है, उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना बाकी है। उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो क्या प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट हैं? हाँ, प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करें तो स्मॉल एंड प्रॉक्सी ग्रुप्स कीप कमिंग अप, कि छोटे छोटे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वे भी अभी स्टार्ट हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को सबसे पहले जो छोटे ग्रुप्स है ना, उन्हीं को कर्ब करने की जरूरत है, उनके ऊपर क्रैक डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट ग्रुप्स नेक्सस हो रहा है उसको रोकना चाहिए। कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स फ्रॉम ग्रुप्स, मैंने बताया अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग डिमांड्स हैं। कोई सेपरेट देश चाहता है, कोई सेपरेट राज्य चाहता है, कोई ओबीसी आरक्षण चाहता है। तो इनकी जो डिमांड्स हैं कहीं ना कहीं उसको भी कंसिडर करना जरूरी है। क्रॉस बॉर्डर प्रोवाइड्स ईज ऑफ एक्सेस, जो बॉर्डर है हमारा म्यांमार के साथ में, उसको जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसको एक तरीके से सील कहीं ना कहीं करना चाहिए, और हमारी जो भी सेना है उसको, बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको वहां पे लगाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स हम लोग उठा सकते हैं, और इनको एक तरीके से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और भी इनिशिएटिव्स चलाए जा सकते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? कौन कौन से और प्लान हम लोग बना सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हम चला सकते हैं इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए? तो ये पूरा एक बायोडाटा सा था
मणिपुर के अंदर इंसर्जेंसी का। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और करंट में जो न्यूज थी उससे भी आप रिलेट कर पाए होंगे। अगर ऐसा है देन प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।